नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले देखते हैं 20 बड़ी खबरें। बिहार में सियासी उठापटक जारी। नीतीश कुमार आज राज्यपाल से मिलकर दे सकते हैं इस्तीफा। नई सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा। दोपहर तक ले सकते हैं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होने के कारणों की अपने विधायकों के साथ करेंगे चर्चा। 10 बजे मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई बैठक। बिहार में राजनीतिक परिवर्तन पर चर्चा के लिए भाजपा ने सांसदों और विधायकों को समझाया चुनावी लाभ। सरकार के लिए समर्थन पत्र पर सभी से कराए गए हस्ताक्षर। बिहार में सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीट देने का किया ऐलान। कहा यह गठबंधन की है अच्छी शुरुआत। भविष्य में कुछ और सीट देने पर हो सकता है विचार। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पढ़ने के बाद अगर बात मित्र को और सर्वे की आवश्यकता है तो निचली अदालत इसका आदेश दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के जरिए सुबह 11 बजे लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। लोगों को मन की बात का रहता है इंतजार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का किया उद्घाटन। 44 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की स्थापना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में हुआ भव्य स्वागत। सड़कों पर लहराया केसरिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को बांटे टैबलेट और स्मार्टफोन। छात्रों को किया संबोधित। मुंबई में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश विधानसभा में किए गए बदलाव का किया गया उल्लेख। महिलाओं को भी विधानसभा में बोलने का मिल रहा अवसर। संसद में प्रवेश के लिए अब क्यूआर कोड के जरिए होगी एंट्री। दर्शक दीर्घा में प्रवेश करने के लिए स्मार्ट कार्ड टैप करना होगा। होगी बायोमेट्रिक जांच। रामनगरी अयोध्या में जल्द ही वाटर मेट्रो को मिलेगी मंजूरी। श्रद्धालु और पर्यटक भगवान राम की नगरी में ले सकेंगे जल विहार का आनंद। तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक होगा पर्यटन। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। टावर क्रेन को दोबारा लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू है। पीछे के हिस्से में होगा निर्माण कार्य। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ को रोकने के लिए रद्द की गई ट्रेन और बसों की सेवा की जा रही है बहाल। 26 ट्रेनें लौटेंगी पटरी पर। यात्री जा सकेंगे अयोध्या धाम। दुनिया के 50 शहरों में उत्तर प्रदेश की जाएगी ब्रांडिंग। दुनिया के प्रमुख 12 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ट्रेवल फेयर और एक्सपो में रोड शो के माध्यम से दी जाएगी जानकारी। इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना में बिड करने वाली चारों कंपनियों ने औद्योगिक विकास आयुक्त वाली समिति के सामने दिया प्रेजेंटेशन। कैसे विकसित करेंगी फिल्म सिटी। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती पुलिस परीक्षा की लिखित परीक्षा 17 और 18 फरवरी को की जाएगी आयोजित। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड। जिलाधिकारी लखनऊ में सभी बोर्ड के स्कूलों को दिया 3 फरवरी तक सुबह 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल खोलने का निर्देश। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीशा भारती समेत कई को किया तलब। अदन की खाड़ी में ब्रिटिश तेल टैंकर पर हमले की खबर मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने लिया एक्शन। तेल टैंकर ने हमले की दी थी जानकारी।
समाचार विस्तार से। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरकार का चेहरा बदल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का नहीं। दिन भर की बयानबाजी और पार्टियों के विधायकों की बैठक नए समीकरणों का संकेत दे रही है। भाजपा के विधायकों और सांसदों की पटना में हुई बैठक, वहीं जीतन राम मांझी ने अपने विधायकों के साथ हुई बैठक में कहा, जहां पीएम मोदी वहीं हम। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार कायम रहेगी या फिर गिर जाएगी, इसकी तस्वीर साफ होना अभी बाकी है। लेकिन आरजेडी और जेडीयू की ओर से हो रही बयानबाजी से साफ है कि नीतीश कुमार किसी भी समय पाला बदल सकते हैं। महागठबंधन का साथ छोड़ फिर एनडीए के खेमे में जा सकते हैं। शनिवार को पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की कोर ग्रुप की बैठक हुई। हालांकि पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार सुबह 10 बजे होगी। सियासी हलकों में कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार आज ही अपने पद से इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार रविवार को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। इस बीच जदयू नेता नवीन कुमार ने आरजेडी नेतृत्व पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घोटालों के कारण आरजेडी नेतृत्व बेचैन है। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया। उधर पटना में आरजेडी विधायकों की भी बैठक हुई। पार्टी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी विधायकों ने पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव को निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा, उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। बिहार में राजनीतिक गहमागहमी के बीच भाजपा की पटना में कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत दूसरे बड़े नेता मौजूद रहे। कोर कमेटी के अलावा भाजपा की कार्य समिति की बैठक पटना स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। बिहार और देश के हित में केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के हम सब साथ हैं। बात दरवाजा खोलने और बंद करने की नहीं है। बात है कि बिहार से कैसे अपराध को हम सब कम करें, खत्म करें। अगर नीतीश जी के दिल के अंदर ये भावना जगती है कि महागठबंधन नहीं, एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 जो है दिल्ली में सरकार बनना चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा इलेक्शन के एक दिन पहले तक भी खुला हुआ है। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये बैठक करीब आधे घंटे तक चली। चिराग पासवान ने कहा कि ताजा परिस्थिति को लेकर बीजेपी नेतृत्व को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। वहीं बिहार में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल होगी। सवाल उठता है कि आखिर इंडी गठबंधन में ऐसा क्या हुआ कि विपक्षी एकता की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार महागठबंधन से दूरियां मनाते दिख रहे हैं। हालांकि लल्लन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ही नीतीश के महागठबंधन छोड़ने की अटकलें लगाई जाने लगी थीं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद परिवारवाद पर उनके बयान ने इसे और हवा दे दी। उनके इस बयान पर लालू यादव की बेटी के ट्वीट ने इस खाई को और गहरा कर दिया। कुमार आलोक और सलमान हैदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने गृह जनपद गोरखपुर में प्रथम आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया। गोरखपुर एयरपोर्ट से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक जगह जगह पर कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने भी स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के बीच मुख्यमंत्री के काफिले पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। राम जन्मभूमि आंदोलन में गोरखनाथ पीठ की अहम भूमिका रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ एवं गोरक्ष पीठ की पीढ़ियों का सपना पूरा हुआ है। इसकी खुशी गोरखपुर के लोगों में दिख रही है। गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान वो काफी भावुक नजर आए।
पूरा हमारा गोरखपुर शहर, पूरा हमारा हिंदू समाज आज पूज्य महाराज जी के स्वागत के लिए खड़ा था। अभी अभी महाराज जी का फ्लीट यहाँ से गुजरा है, उन्होंने गाड़ी रोक करके हम लोग का अभिनंदन स्वीकार किया है। उसके लिए हम लोग पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री राम हमारे आ गए हैं, पूरा हमारा देश एकदम भावुक होकर के एकदम जय श्री राम के भगवा में हो गया है। 19वें एशियाई खेल 2022, पैरा एशियाई खेल 2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उपस्थित थे। इस समारोह में पदक जीतने वाले और हिस्सा लेने वाले 189 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए पुरस्कार धनराशि का वितरण किया गया। समारोह में खिलाड़ियों के साथ साथ उनके प्रदर्शन को निखारने में अहम भूमिका निभाने वाले कोचों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को इनामी राशि का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खिलाड़ियों को नए अवसर मिले हैं। प्रदेश में भी खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए मिशन मोड में काम हुआ है, जिसकी उपलब्धियां दिख भी रही हैं। 16% आबादी वाले प्रदेश में 25% पदक हासिल किए हैं। युवा ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए जो एक नया प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को उनकी भावनाओं के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतारने और हमारी इस युवा शक्ति को तलाशने और उनको तराशने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने किया है, आज उसका लाभ देश भर का युवा ले रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को मिशन मान करके प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुआ है, उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स में देश की सबसे बड़ी आबादी यूपी में निवास करती है। 16% आबादी यूपी में निवास करती है और हमारे खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं लगभग 25%। अब कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले की चर्चा नहीं होती है, आज मेडल विजेताओं का पहले पन्ने पर नाम आता है और सरकारों के अच्छे कामकाज की बात है। एक बड़ा बदलाव पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला है और ये बदलाव केंद्र से लेकर प्रदेश तक आया है। केंद्र में एक और जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों के बजट को 3 गुना पिछले 10 वर्षों में बढ़ा दिया है। 800 करोड़ होता था, अब लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कानपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लाजपत भवन मोतीझील में 26 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक आयोजित की जा रही क्राफ्ट रूट्स प्रदर्शनी में प्रतिभाग कर स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए कारीगरों का उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदर्शनी से कारीगरों का उत्साह बढ़ेगा और उनकी कला को सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्राफ्ट हमारी कला है जो लुप्त हो रही है। इस कौशल को बचाने के लिए हम सबको खरीदारी करनी होगी, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने 26 जनवरी को किया था। एक मीटिंग बुलाई गई, महिलाएं आई और हम लोगों ने सोचा कि एक रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसका नाम दिया ग्रामश्री। कहीं आपने देखा होगा। 1992 में ये काम का आरंभ हुआ था और धीरे धीरे करके थोड़ा काम करते गए। फिर मैं राज्यसभा की सभ्य बनी
तो काम में जो गति होनी चाहिए नहीं हो पाई। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी बेटी अनार ने वो पिकअप किया। वो पढ़ती थी, साथ साथ में सब कुछ काम करते थे, और आज 30 साल, लगभग 30 साल पूरे हुए हैं। 30 साल, और 30 साल में 25,000 से ज्यादा आर्टिस्ट को काम देती है। एक संस्था 25,000। और इधर जो आए हैं ये भी 10, 15, 20, 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो देश में रोजगार देने वाला एक है कृषि क्षेत्र है, और दूसरा एक क्राफ्ट है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सोनभद्र में जल जीवन मिशन से जुड़ी परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता और कार्य को शीघ्र पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जल शक्ति मंत्री ने सिंचाई से जुड़े निर्माणाधीन कूपों और धंधरौल बांध पहुंचकर वहां के जलस्तर का भी जायजा लिया। उन्होंने परसोना गांव में आयोजित जनचौपाल में अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक करते हुए टेल के आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने का कुछ कार्य शेष रह गया है, उन स्थानों पर जल्द से जल्द कार्य को पूरा कराते हुए पानी उपलब्ध कराने का काम किया जाए। लिए भी पानी की सुविधा करना है, जल संचय करना है, और सिंचाई के लिए भी जल का संचय करना है। वर्तमान में बरसात को देखते ही जिस प्रकार हमारे डैम भरने चाहिए और उस प्रकार के डैम में पानी नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं टेल तक पानी भी पहुंचा रहा हूँ, सिंचाई के लिए भी, पीने के लिए भी पानी संरक्षित कर रहा हूँ। लेकिन आने वाले भविष्य में और पानी कैसे संचय कर सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों का सभी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक और चर्चा होगी। इस पानी को और कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ। ऐसे 2-3 बिंदु आए हैं, और इसका रिसाव न हो, डैम से रिसाव भी न हो, जिससे पानी भी बर्बाद न हो। ऐसा भी यदि कोई ऐसी चीज़ है तो उसके लिए भी परियोजना बननी चाहिए। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उनसे जुड़े सामानों की डिमांड बढ़ गई है। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भगवान श्री राम के लॉकेट की डिमांड बढ़ गई है। प्रतिदिन कोई न कोई भगवान श्री राम का लॉकेट खरीदने दुकान पर पहुंचता है। ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए लॉकेट के निर्माण को बढ़ाया जा रहा है। लोग अपने प्रभु श्री राम को अपने हृदय में धारण करने के लिए लॉकेट खरीद रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद प्रसन्नता से लोग इसको धारण कर रहे हैं। भैया, जब से मंदिर बना है अयोध्या का, तब से तो जो भगवान का जो लॉकेट है उसकी इतनी डिमांड बढ़ गई है कि हम लोग बनवा नहीं पा रहे हैं, और ग्राहक रोज ही 2-4 ग्राहक मांगने आ जाते हैं कि श्री राम का हमको लॉकेट चाहिए, भगवान राम का। राम जी का अयोध्या जी के मंदिर के बन जाने की वजह से इतना क्रेज बढ़ गया है, लोग उसको मतलब भगवान को अपने सीने में रखना चाहते हैं कि किसी भी तरह से भगवान का एक नाम रूपी मेरे गले में लॉकेट भी हो जाए। तो चांदी का हो या सोने का हो, ग्राहक हम लोग के यहाँ बहुत डिमांड कर रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं सभी लोगों का ये मांग है कि प्रभु श्री राम के लॉकेट मिल जाए, ताकि वो अपने हृदय से लगा के रखे और उनकी आशीर्वाद मेरे ऊपर बनी रहे, और उनके स्वरूप, मूर्ति या जैसे नहीं होता है कीरिंग, इन सब की बहुत डिमांड है। इसकी इतनी डिमांड है कि अभी हमारे पास 2 पीस हैं, और जितने भी पीस थे वो सारे निकल चुके हैं। हमारे और भी माल तैयार हो रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत जल्द से जल्द इनकी पूरी रेंज हमारे पास मिलेगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परिसर में पुणे से आए हुए 150 कलाकारों ने अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों से माहौल को शिवमय बना दिया। इस अवसर पर श्रद्धालु भी वाद्य यंत्रों की धुन पर झूमने को मजबूर हो गए। ये दल ने अयोध्या में राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी अपनी प्रस्तुतियां दी थी, जिसके बाद काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी अपनी शानदार प्रस्तुति दी। पूरा वातावरण जय श्री राम बम बम बोले के नारों से गूंज रहा था। इस अवसर पर हनुमान चालीसा की भावपूर्ण प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। श्री राम पथक पुणे से आए हैं।
हमारा उधर पुणे में कम से कम 700 लोगों का ग्रुप है और यहाँ पे हम लोग 150 लोग यहाँ पे आए हैं। हमने हमारी वादन की सेवा अयोध्या श्री राम मंदिर में दी है और अभी हमारा पूरा का पूरा ग्रुप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी हमारा वादन रूपी सेवा देगा। हम पूरा महाराष्ट्र से यहाँ से आए हैं। 750 जो हमारे कार्यकर्ता है उसमें से 150 कार्यकर्ता हम यहाँ पे लाए हैं। हमारे यहाँ ढोल, ताशा, ध्वज, हल्की, जो डमरू कहते हैं, डमरू, शंख, ऐसे सब 150 वाद्यों का ताफा लेकर हम पूरा से यहाँ से आए हैं। हम प्रयागराज में गए, त्रिवेणी संगम में भी हमारा स्वागत हुआ और उसके बाद अयोध्या में जो वहाँ पे भव्य मंदिर बन गया है, वहाँ पे भव्य मंदिर में भी हमने हमारी वादन सेवा दी और आज हम यहाँ पे काशी विश्वेश्वर मंदिर के कॉरिडोर में हमारा सौभाग्य है कि हमारा बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया और हम यहाँ पे वादन चलाने के लिए आ रहे हैं। ये पुणे महाराष्ट्र के महेश सेठ जी के नेतृत्व में 150 कार्यकर्ता श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के बाद 25 जनवरी को इन लोगों ने वहां अपने अच्छे वादन के माध्यम से बहुत भव्य प्रदर्शन करके काशी विश्वनाथ धाम में आज 27 जनवरी को अपना घोष वादन बहुत बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री की सूची में 120 नंबर पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की प्रख्यात कजली और लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव को शामिल किया गया है। उन्हें यह सम्मान अपनी संस्कृति और लोक कला को संजोकर रखने के लिए दिया गया है। देश ही नहीं विदेशों में भी भारतीय लोक कला का जादू बिखेरने वाली कलाकार को सम्मानित किए जाने से लोग प्रसन्न हैं। उर्मिला श्रीवास्तव ने इसे विंध्य क्षेत्र का सम्मान और माता विंध्यवासिनी की कृपा बताया। इन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी समेत विभिन्न मंचों पर कजली गायिका के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। कजली के क्षेत्र में ख्यातिलब्ध उर्मिला देश के विभिन्न प्रांतों के साथ ही मॉरिशस, दुबई और भूटान में भी मंच साझा कर चुकी हैं। ये नगर के आर्यकन्ना इंटर कॉलेज में संगीत शिक्षिका के रूप में सेवा करते हुए 2012 में सेवानिवृत्त हुई हैं। यशोदा तू होगी लला बहुत खुशी है उसका तो हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। जैसे मिठास का कोई वर्णन नहीं कर पाता है उसी तरह हमारी खुशी है और हम बता नहीं सकते, शब्दों में तो नहीं बता सकते। और यही कि हम बेटी हैं, इसी माटी में पैदा हुए और इसी माटी की कजरी है। इसी माँ के गोद में हम पैदा हुए, माँ की छत्र छाया मिली, हमारी विंध्यवासिनी माँ ने हमारे ऊपर कृपा किया और उन्हीं के नाम से जो हमने कजली शुरू की वो हमारे देश विदेश में सारे जगह हमने उसकी खुशबू फैलाई और हमसे जो बन पड़ा हमने लोगों को सिखाया, स्कूल में सिखाया, वर्कशॉप में सिखाया सारे लोग को और हम स्वयं भी मतलब जितना हो सका हमने इसमें मेहनत किया और मेहनत करवाया लोगों से और बहुत लोग बने भी हैं। जनपद कासगंज वृत्त मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई और मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कासगंज के उपजिलाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नए मतदाता बनाए गए हैं। इन्हें निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर मतदान के लिए प्रोत्साहित किया गया है। प्रोफेसर रानू शर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हुए इस तरह के कार्यक्रम जिले में काफी सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। नए मतदाता इससे काफी जागरूक भी हुए हैं। आज मतदाता दिवस के अवसर पर जगह जगह 100% मतदान हो, इसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम, सम्मान समारोह किए जा रहे हैं जिसमें नए मतदाताओं को जो जोड़ा है हमने उनका सम्मान किया गया है। जो शतायु मतदाता है उनका सम्मान किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रचार जो अवेयरनेस वाहन है उसका भी आज शुभारंभ किया गया। जगह जगह पे बूथों पे या जाएंगे वहां पे अवेयरनेस के कार्यक्रम किए जाएंगे। मतदान यानी कि महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसको मजबूत, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 100% मतदान की प्रक्रिया पूर्ण करने में हर व्यक्ति अपना सहयोग दे, इस संकल्प के साथ कि हम
वोट जरूर डालेंगे, वोट जैसा कुछ नहीं। यानी कि वोट ही हमारी ताकत है, ये भारत का हर नागरिक पहचाने और उसका सदुपयोग करे। आज मेरे कॉलेज में मतदाता दिवस के बारे में बताया गया है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और मुझे काफी अच्छा भी लगा। इस बार मेरा नया वोट बना है तो इसके बारे में कुछ मुझे जानकारी वगैरह पता नहीं थी, लेकिन अब पता चली है तो इस बार मतलब कि मुझे बहुत सारी खुशी हुई है कि मेरा नया वोट बना, मेरे कॉलेज में उसके बारे में बताया गया, जागरूक बनाया गया हमें कि हमें एक अच्छे इंसान को वोट देना चाहिए। अपनी मतलब कि हमें एक 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद हमें एक अच्छे इंसान का चयन करना चाहिए और उसे वोट देना चाहिए। CDRI के पूर्व डायरेक्टर पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर नित्य आनंद का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ के SGPGI के ICU वार्ड में भर्ती कराया गया था। इन्फेक्शन बढ़ने पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया था। शनिवार को उन्होंने इलाज के दौरान अंतिम सांस ली है। उनके निधन से KGMU, लोहिया संस्थान और CDRI जैसे संस्थानों में शोक की लहर दौड़ गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। नित्य आनंद ने नॉन स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका TB जैसी गंभीर रोगों के इलाज के लिए ड्रग खोजने में अहम रोल रहा है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहे खादी महोत्सव में प्रदेश भर के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें लकड़ी और पत्थर से बने सामान की उत्कृष्ट कलाकृतियां देखने को मिल रही हैं। प्रदेश भर के लकड़ी से बने सामानों के अलावा कपड़े और चमड़े के उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। यहां आने वाले उपभोक्ता अपनी जरूरत के हिसाब से उत्पाद खरीद रहे हैं। ये उत्पाद बाजार से सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। प्रदेश में चल रही एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ ही व्यावसायिक गतिविधियों का लाभ भी इन उद्योगों को मिल रहा है। अब पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बेटर हुआ है लेदर का डिमांड वगैरह, और अपने प्रोडक्ट वगैरह हैं ये सब अपने ही ऑफिस वगैरह घर में अपनी फैक्ट्री में ही पूरे बनते हैं। और ये लेदर वगैरह जो है ये अपनी फैक्ट्री का, ये मेरा खुद का ब्रांड लोगो है CSLP, और पहले से अच्छा है सारी चीज़ें। यूपी से डिमांड है, पूरे इंडिया में भी लोग लेदर के प्रोडक्ट काफ़ी ले रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो डिमांड है जी। कानपुर का जो लेदर उद्योग है वो ग्रोथ कर रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी पॉलिसीज आई है और अभी वो लेदर सेक्टर के लिए अलग से ज़मीन दे करके और भी जगह डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। आफ्टर कोविड मैं इसमें आया हूँ। PMEGP के तहत हमारा जो है कि लोन भी है इसका, और मैं कर रहा हूँ सर शुद्ध खाएं शुद्ध खिलाएं, हर रसोई घर गंगोत्री पहुँचाएं। सर मेरा जो काम है वो बिल्कुल शुद्ध सरसों के तेल का है। शुद्ध सरसों के तेल में पहुँचा रहा हूँ लोगों को, और लोगों को जोड़ रहा हूँ, डीलरशिप दे रहा हूँ लोगों को। जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को मैं जोड़ रहा हूँ। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख से लेकर के वो अपने अपने जनपद में काम करें इसके। इसी के साथ समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।